नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा चल रही है और उसमें भी वास्तुशास्त्र से संबंधित चर्चाएं चल रही हैं। इसके बाद हम मंदिरों की तरफ जाएंगे जो वास्तुशास्त्र से ही संबंधित है। अभी आपके घर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी चर्चा चल रही है। फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। वास्तुशास्त्र को लेकर के इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। हम 161वें प्रश्न पे पहुंचे हैं। वास्तुशास्त्र मुजब मुख्य कारीगरों माटेનું मार्केट तरीके ओळखाय છે। अब ये देखिए, ये उस समय भी ये परंपरा हुआ करती थी। जैसे आजकल कहते हैं, हमारे गुजराती में कहते हैं कि नाका भराय छे। नाका भरते हैं जहाँ कारीगर लोग जो सभी प्रकार के कारीगर उस जगह आपको मिल जाएंगे। वो आकर के सुबह सुबह वहाँ बैठते हैं और आपको ज़रूरत है अपने जो काम करवाना, उस प्रकार का आदमी आप वहाँ से ढूंढ के ला सकते हैं। तो ऐसे मुख्य कारीगरों का जो मार्केट भरता है, जो मार्केट है, उसको निगम कहा जाता था। यानी उस जगह को निगम कहा जाता था जहाँ सभी प्रकार के कारीगर आकर के बैठा करते थे और जहाँ से आप उनको लेकर के अपने काम करवाने के लिए ले जा सकते थे। वास्तुशास्त्र अनुसार गामनी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी तरीके ओळखाय છે। देखिए, प्रत्येक गांव में इस प्रकार के किसी ना किसी भवन की आवश्यकता हुआ करती है। आजकल तो आप कहीं भी, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि प्रत्येक छोटे छोटे गांव में भी, लेकिन एक जो जिसको ग्राम पंचायत जितनी मान्यता हो, ऐसी जगह पे इस प्रकार के भवनों की उस समय आवश्यकता मानी जाती है। आजकल तो क्या है कि आप किसी भी जगह चले जाएं तो वहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे, आपको इस प्रकार के वो मिल जाएंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ करता था। होटल तो होते ही नहीं थे, होटल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। या तो धर्मशालाएं होती थी या लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते थे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये एक स्थान ऐसा हुआ करता था जहां जाकर के कोई परदेसी अगर उस गांव में आके फंस गया तो वहां रुक सकता। लेकिन अब इसके लिए कोई भवन बना करके छोड़ दिया जाए पूरे गांव के द्वारा, तो ये संभव नहीं था। तो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी विहार को कहा जाता था। विहार का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे शाम को गांव के लोग इकट्ठे हो सकें और जिस जगह पे बैठ करके कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा भी हो सके, या उनको कुछ कहना है, कुछ सुनना है, एक दूसरे से चर्चा करनी, वो भी कहें। इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हुआ करती थी, इसीलिए इसको रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और ऐसे स्थान को विहार कहा जाता था। मैंने आपसे कहा कि अगर बाहर से कोई परदेसी आके फंस जाए तो वो भी वहाँ रह सकता था। आगे बढ़ते हैं। भारत में अने नामना बे शहरोए प्राचीन भारतीय नगर आयोजन ख्यालोमांथी विचारों उधार लीधा है। देखिए, यहाँ जयपुर और चंडीगढ़ जो ऑप्शन है ना, ये जयपुर और चंडीगढ़ ये पाश्चात्य परंपरा से बंधे हुए शहर नहीं, बने हुए शहर नहीं है। इन शहरों में जो प्राचीन जयपुर है उसकी बात नहीं है, जो उसके बाद डेवलप हुआ है, क्योंकि जयपुर तो बहुत प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, लेकिन उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट हुआ है। चंडीगढ़ तो नया शहर है। तो चंडीगढ़ में और जयपुर में जब उसकी नगर विन्यास या नगर का जो नक्शा बनाया गया है, तो उसमें हमारे जो भारतीय प्राचीन शहरों के, जैसे हमने कहा था कि नारद संहिता में जिनका उल्लेख पाया जाता है, वहाँ से कुछ विचारों को ग्रहण किया गया है और उनके आधार पे इन नगरों का विकास किया गया है। और ऐसे नगर हैं जयपुर और चंडीगढ़। जयपुर तो इसमें भी है, लेकिन दिल्ली का इस प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है। दिल्ली तो बिल्कुल ही, आप ये समझ लीजिए कि भले नोएडा में कुछ सेक्टर वगैरह हैं, लेकिन जिसको आप दिल्ली कहते हैं वो तो इस प्रकार से बसा हुआ है कि बस आप अगर फंस गए तो फंस ही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर शहर टाउन प्लानिंग ना मॉडल थी बनेलू छे। तो यहाँ प्रस्तारा, आपको याद हो तो पीछे प्रस्तारा की चर्चा हो चुकी है। चंडीगढ़ शहर की जो बात की थी, इसको सर्वतोभद्र कहते हैं। सर्वतोभद्र की डिजाइन तो आपने कई बार देखी होगी। तो यहाँ चंडीगढ़ शहर जो है वो इस डिजाइन के आधार पर बना हुआ है। ये भारतीय परंपरा की डिजाइन है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर स्थापत्य उत्तर भारतीय शैली
તરીકે ઓળખાય છે અને મંદિર સ્થાપત્યની દક્ષિણ ભારતની શૈલી તરીકે ઓળખાય છે। तो उत्तर भारत की जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बना करते हैं, उसको उस शैली का नाम है नागर, यहाँ पे दिया हुआ है नागर शैली। और ये जो है ये द्रविड़ शैली में साउथ के मंदिर बना करते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिर अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ आप जाएंगे तो सबसे पहले बाहर एक बहुत बड़ा परकोटा होगा या बाउंड्री होगी, और उसमें भी मुख्य द्वार पे बहुत बड़ा गेट बना होगा जो आप दूर से ही देख सकते हैं। उसके अंदर आपने प्रवेश किया तो आप मंदिर में पहुंच गए ऐसा नहीं मान सकते हैं, हम मंदिर परिसर में पहुंच गए ऐसा मान सकते हैं। और फिर उसके अंदर दूसरी बाउंड्री होगी, दूसरा परकोटा होगा। इस परकोटे पे भी संभवतः तो कई बार ऐसा कि अगर जगह है तो चारों तरफ इसमें गेट होते हैं, और उन चारों तरफ के गेट से आप अंदर जा सकते हैं। और फिर उसके बाद बीच में मुख्य मंदिर होता है, जिसमें गर्भगृह है, उसका मंडप, उसका महामंडप और उसकी जो प्रस्तारा होती है, वो सारी चीज़ें, उसका जो अधिष्ठान होता है, वो सारी चीज़ें उसके बाद आपको दिखाई देंगी। यानी जिसको पुराने ज़माने में कहते हैं ना कि 7 ड्योढ़ी पार करके आप वहाँ पहुँचेंगे, इस प्रकार की परंपरा आपको द्रविड़ मंदिरों में देखने को मिलती है, साउथ के मंदिरों में देखने को मिलती है। आप किसी भी मंदिर को देख लीजिए। अभी हम जाके आए हैं, तिरुपति बालाजी गए थे इसी दिवाली वेकेशन में। तो वहाँ पे बाहर अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो आप चले जाइए, मंदिर के दर्शन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बालाजी के दर्शन करने, अगर भगवान के दर्शन करने हैं, तो भैया 3 महीने पहले बुकिंग करवाएंगे, या फिर फ्री लाइन में लग के जब आप जाएंगे ना, तो जब 8 घंटे में हो जाए तो ठीक है, 10 घंटे में हो जाए तो ठीक है, और दूसरे दिन तक हो तो भी ठीक है। वो तो फिर भगवान की इच्छा है कि कब आपको दर्शन दें। अब तो सब गवर्नमेंट के हस्तक हो गया, सब ऑनलाइन हो गया है, तो सारी चीज़ें इस प्रकार की हो गई हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सी बाउंड्री, जिसके अंदर आप जाएंगे तो एक सरोवर भी होगा जहाँ स्नान किया जा सकता है, यज्ञशाला भी होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये बाहर के परकोटे के अंदर होंगी। और फिर उसके अंदर के परकोटे के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ एक मुख्य मंदिर होगा और विविध मंदिर उसके साथ साथ में हो सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अभी बहुत आनंद आया जब मैं साउथ की यात्रा पे गया, खास करके हैदराबाद के बाद जो वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है रामानुजाचार्य को लेकर के, मैं धन्य हो गया उस मंदिर के दर्शन करके। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि कभी भी अगर एक बार समय मिल जाए तो यहाँ अवश्य जाइएगा, क्योंकि ये इतना सुंदर और इतना भव्य मंदिर है कि आज तक अपनी लाइफ में मैंने इस प्रकार का मंदिर देखा नहीं था जैसा मंदिर मैंने वहाँ पे देखा। मैंने बहुत, क्योंकि मैं मथुरा में ही रह के बड़ा हुआ हूँ, ब्रज में ही रहा हूँ, सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं, लेकिन वहाँ की जो स्वच्छता है, वहाँ की जो, क्योंकि बिल्कुल नया बना, अभी बना, मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया था 2022 में, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी पूरी साउथ की यात्रा उस मंदिर के दर्शन करके सफल हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नागर शैली की बात रहेगी। नागर शैली में ऐसे बाहर के परकोटे, अंदर के परकोटे नहीं हुआ करते हैं। नागर शैली में अधिकांश एक बाउंड्री होती है और उसके अंदर एक ही मंदिर, जो मुख्य मंदिर होता है वो हुआ करता है। आसपास बहुत सारे मंदिर की व्यवस्थाएं उसमें नहीं होती हैं। जबकि द्रविड़ पद्धति में आसपास एक मुख्य मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर हुआ करते हैं, बहुत सारी देवी देवताओं की स्थापना होती है, जो नागर शैली में नहीं पाई जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 167वां प्रश्न है, ये मंदिरનો गर्भगृह છે જ્યાં प्रमुख देवता स्थापित कराए છે। जो मुख्य मंदिर है उसमें भी जहां मूर्ति की स्थापना होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। अब जब हम दक्षिणी परंपरा की बात करेंगे ना, तो वो गर्भगृह बहुत अंदर होता है। यानी आप ये मान लीजिए कि कई बार तो बहुत से मंदिर में ऐसा है कि 5-5, 6-6 ड्योढ़ी के अंदर है। वो ड्योढ़ी कहते हैं, इस प्रकार के दरवाजे लगे रहते हैं
आज की भाषा में आप कह सकते हैं कि एक बरामदा पार करो फिर दूसरा बरामदा पार करो, तो यहाँ बरामदे तो नहीं होते हैं क्योंकि खुला नहीं होता है, वो पूरा सब तरफ से ढका होता है। और फिर अंदर जा कर के वो भगवान जो हैं, साउथ के तो अधिकांश भगवान लेटे हुए पाए जाते हैं, विष्णु के उपासक हैं और विष्णु का वर्चस्व है, विविध रूप में विष्णु ही वहाँ पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः भगवान तो वहाँ शेष शैया पे लेटे होते हैं, इसी रूप में पाए जाते हैं। तो उसको जहाँ पे भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है, अब चाहे वो द्रविड़ मंदिर हो चाहे वो नागर मंदिर हो, जहाँ भगवान की मूर्ति की स्थापना होगी उसको गर्भगृह कहा जाएगा। ठीक है ना, ये समझ लीजिए गर्भगृह किसको कहते हैं, जहाँ भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है। चलिए मंडप, मंडप गर्भगृहिणी सामे पेविलियन नु माड़कुच है, यानी गर्भगृह से तुरंत बाद में, यानी मंदिर का जो मुख्य द्वार है, भगवान जिसके अंदर आपको दर्शन देते हैं, भगवान के बिल्कुल बाहर की जो जगह एक छोटा सा मंडप होता है उसको मंडप कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वीआईपी लोग आते हैं या कुछ ऐसे श्रेष्ठ लोग जो आते हैं जिनका वर्चस्व होता है, या फिर जो बड़े ही ट्रस्टी पुजारी वगैरह होते हैं वहाँ के, तो वो लोग उस जगह तक जा सकते हैं, उस अंदर के मंडप तक जा सकते हैं। सभी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं हुआ करती है। बिल्कुल नज़दीक से आप भगवान के दर्शन गर्भगृह में जाके तो कर ही नहीं सकते हैं। अधिकांश मंदिरों में गर्भगृह में किसी का प्रवेश, मैं शिव मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव मंदिर में तो ऐसा होता है कि हमें शिव जी पे जल चढ़ाना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं और उनकी पूजा वगैरह की जाती है। लेकिन जितने भी विष्णु मंदिर होंगे, कृष्ण मंदिर होंगे, राम मंदिर होंगे, उनमें किसी को भी बिल्कुल भगवान के पैरों को जाकर के स्पर्श करने की अनुमति नहीं हुआ करती है। तो भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होती है, उसके बाहर का जो मंडप होता है, उसके बाहर की जो जगह होती है उसको मंडप कहा जाता है। और उससे भी मुख्य पेविलियन तरीके ओळखाय छे उसको महामंडप कहते हैं। और उससे बाहर का जो पोर्शन आएगा वो महामंडप कहा जाता है, जहां हजारों लोग एक साथ खड़े होकर के और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर के 3 भाग हो गए, जहाँ मूर्ति स्थापित है उसको गर्भगृह कहते हैं, उसके बाहर के भाग को मंडप कहते हैं, और उसके भी बाहर के भाग को महामंडप कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, ये अभी भी आप उसकी जो बाहर की जगह है, खुली जगह है, नीची जगह, उस पर नहीं है। ये सब कुछ ऊंचा करके जो बनाया जाता है, जहाँ पे व्यक्ति 4, 5, 8, 10 सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ जाकर के भगवान के दर्शन करता है, ये उसी का वर्णन चल रहा है, तो इसको महामंडप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में मंडपों ने नी संख्या अनुसार वर्गीकृत करवामां आवे छे। तो देखिए आजकल तो क्या है, मैंने जैसे भी बात की कि रामानुज का जो बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, अब वो नई डिजाइन के आधार पर बना है। नई डिजाइन का तात्पर्य यह है कि आरसीसी का प्रयोग किया गया होगा, सलिए मोटे मोटे डाले गए होंगे, लंबे लंबे खंभे, और उन खंभों के बाद एकदम दूर तक आप एक बीम डाल देते हैं अगर आरसीसी की, तो काफ़ी लंबी जगह को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन पहले तो ये आरसीसी बीम नहीं पड़ा करती थी, सरिये की बीम नहीं पड़ा करती थी, तब तो पत्थर ही, तो कितना मोटा पत्थर और कितना लंबा उठा करके किस प्रकार से कितनी ऊंचाई पे रखा जा सकता है, बस उसके आधार पे मंदिर का मंडप या महामंडप बन सकता था। और एक पत्थर को अगर कहीं ऊपर रोकना है तो उसको 2 तरफ 2 खंभों से सपोर्ट तो देना पड़ेगा। तो महामंडप जो है वो कितना बड़ा बन पाएगा, जितने उसमें खंभे होंगे, जितने अधिक खंभे होंगे महामंडप उतना ही अधिक बड़ा बन सकता है। तो यहाँ पे दक्षिण भारतीय मंदिरों में मंडपों को खंभों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत करवामां आवे छे, उसके अनुसार उनके अलग अलग नाम पड़ा करते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब है थांबला, गुजराती में कहते हैं, हम हिंदी में उसको खंभा कहते हैं, संस्कृत में उसको स्तंभ कहते हैं। तो स्तंभों के आधार पे उसका जो महामंडप हुआ करते हैं उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। मंदिरों से संबंधित बात चल रही है, तो चलिए आगे बढ़ के हम उसको पूरा ही कर लेते हैं। मंदिर संबंधी सारे प्रश्नों के जवाब हम यहाँ पे देख लेते हैं, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो भी चल जाएगा। 171वां प्रश्न है, गर्भगृहनी आसपास प्रदक्षिणा माटेनी खुली जग्या એને પ્રકારા તરીકે ઓળખાય છે। यानी गर्भगृह जो है उसके आसपास आपको हर भगवान की परिक्रमा करनी होती है,
हमारे यहाँ सिर्फ शिव जी ऐसे हैं जिनकी सिर्फ आधी परिक्रमा करनी होती है। बहुत से भगवान तो 7 परिक्रमा में मानते हैं, कुछ की तो 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। कुछ लोग इस प्रकार की मान्यताएं कर लेते हैं कि वो 108 परिक्रमा लगाएंगे, माला लेकर के घूमते हैं और फिर परिक्रमा किया करते हैं। तो ये परिक्रमा का जो स्थल होता है, मंदिर की परिक्रमा नहीं, सिर्फ मूर्ति की, गर्भगृह की परिक्रमा जो है, इसके बाहर के भाग को, परिक्रमा भाग को प्रकारा कहा जाता है। એ મંદિરનું બેજ પ્લેટફોર્મ છે જેના પર મંદિરનું સમગ્ર માળખું છે, इसको अधिष्ठान कहते हैं। देखिए, मैंने जो कहा था कि महामंडप है और गर्भगृह है, ये सब कुछ जो 5, 6, 7 या 10 जितना ऊंचा मंदिर बनाया जाए, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो बना होता है। आप अगर नागर पद्धति के मंदिर देखेंगे तो पहले कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आप थोड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे और वहाँ एक चौड़ी सी जगह होगी जिसमें मंदिर के ऑफिस होंगे, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें वहाँ होंगी। और उसके बाद आप अधिष्ठान पे पहुँचेंगे कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ के। अब वो 4 भी हो सकती हैं और 14 भी हो सकती हैं और 20 भी हो सकती हैं। और जब आप वहाँ पे उतना ऊपर चढ़ के पहुँचेंगे ना, तब वो मंदिर का अधिष्ठान कहा जाएगा, जिसके ऊपर खंभे होंगे और उन खंभों के ऊपर मंडप बना होगा, उस पूरे भाग को अधिष्ठान कहा जाता है। चलिए, स्थापत्यनी भाषाમાં એ મંદિરની રચનામાં થાંભલાની કોલમ ઉપર स्थित હોય છે प्रस्तारा। जैसे मैंने कहा था कि बीम जो है, बीम, इस प्रकार से स्थापत्य के अंदर मंदिर की रचना, जो खंभे हैं, जो स्तंभ हैं, उनके ऊपर इनको स्थित किया जाता है। इनको प्रस्तारा कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरे मंडप की डिजाइन संभव है, तो इसको प्रस्तारा कहा जाता है। खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये दक्षिण भारत का तो है नहीं, उत्तर भारत का मंदिर है, तो ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। और सूर्य मंदिर सूर्य भगवान ने समर्पित विशाળ रचना रूपમાં પથ્થરથી બાંધવામાં આવ્યું છે। ये कोणार्क का जो है ना, वो सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में पाया जाता है। जगन्नाथ जी से अगर आप जाते हैं तो उसके थोड़ी दूरी पे ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। हम कुछ 10-15 साल पहले, 10-12 साल पहले वहाँ जाके आए हैं, तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है। वहाँ सूर्य के रथ की डिजाइन है उसकी, उसी प्रकार से उसमें, जिसको आप कहेंगे कि रथ के पहिए हैं जो घड़ी का भी काम करते हैं। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर है। ये इसका जवाब हो सकता है। चलिए, 175 प्रश्न हुए हैं, यहाँ आकर के हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा।